मैं डॉक्टर गौतम। मेरी तरफ से एसएम न्यूज के जितने भी व्यूअर्स हैं, जो फॉलो हो रहे हैं, सभी को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज का विषय दोस्तों ये है कि भारत के इतिहास में जिस तरीके से हमारा देश एक जाति प्रधान देश बना दिया गया और पूरे की पूरी जाति व्यवस्था में इस देश को रोक दिया गया। और जाति का लेबल, बहुत सारे विद्वान आए इसमें, बहुत सारे कह सकते हैं मसीहा आए जिन्होंने बहुत ट्राई की जाति के बंधन को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाए पूरी तरह से जितना हो सकता। तो ये जाति है क्या? और ये आपने देखा होगा जिस तरीके से इस देश में 6,000 कुछ जातियां हैं, और उन जातियों में भी जब से देश आजाद हुआ या उससे पहले आपने देखा होगा कि एक जो दलित जाति को आपने एक केवल एक निर्बल, निर्धन, एक बहुत कमजोर, बहुत पुअर, बहुत ऐसा है और बहुत ही एक मतलब नीच की तरह उसको पेश करा गया। और शायद लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट हो गया कि ये जाति केवल इसीलिए बनी है तो दलित है, इसका ये इतिहास है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लोगों ने या जितने भी शो को लिए व्यवस्था है, देखिए इस देश में वर्ण व्यवस्था भी आज भी है, पहले भी थी, आज इनडायरेक्ट है, पहले डायरेक्ट जो है आजादी से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ। तो विषय ये है कि जातियां में क्या है ऐसा, ऐसी कौन सी जातियां हैं जो इस भारत में सबसे कहला सकती है, टॉप जाति के लेवल पे चिपका दिया। तो मेरा मानना ये है कि मैंने जो एनालिसिस किया इस पे, तो जो एक जाति है उसे जाति भी कहेंगे, चौकुल जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण इस देश में आज, पहले भी वो एक उच्च कोटि में आता था, एक टॉप क्लास का माइंड उसके पास में, सारी व्यवस्था सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी, सारा सिस्टम उसके काम करता था आजादी से पहले 2, 3, 4 हजार साल तक उसके पास में ये सिस्टम रहा। एजुकेशन, मेन एजुकेशन उसके पास है। जब एजुकेशन जिसके पास होती है तो किसी भी देश के जो संसाधन होते हैं, जो मूल संसाधन होते हैं जिससे देश चलता है, वो उस पर उसका कब्जा रहता है, कब्जा, और उसी के सारे फिर देश काम करता है। तो एक तरफ तो पूरा आज भी आपने देखा होगा जो ब्राह्मण है, कोई ऐसी ऐसी सोसाइटी नहीं है, कोई सा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं, कोई सी ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है, कोई सा ऐसा एक तंत्र नहीं है जहाँ पे वो बैठा ना हो। लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि वो अनपढ़ है, नहीं, काबिलियत है। उसने अपने काबिल के तौर पे जो दिमाग पाया है, चाहे वो दिमाग उसने कैसे भी यूज करा हो, लेकिन उसके पास में एक माइंड है। उस माइंड से वो आज जो है एक बहुत मतलब हर क्षेत्र में बैठा हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण ही इसमें देश में मतलब सब देश रहा है, सब कुछ उसके पास रहा है, वही कर सकता है। नहीं, आप जब एनालिसिस करोगे बाकी जातियों में, और जाति 6,000 मुस्लिम, उसमें आप अगर दलित को देखो, उसका इतिहास, वो पूरे चौंकाने वाले तथ्य है जो मैं आपको बताऊं। अगर आप रिसर्च से आप देखोगे कि दलितों का इतिहास क्या था इस देश में, आजादी से पहले, आजादी के बाद, आज प्रेजेंट में जो दलित है हर क्षेत्र में, भारत को बनाने में, भारत को एक विकासशील देश बनाने में, और जो आज विकसित देश के तरफ भारत एक कदम बढ़ा रहा है, आज जो पूरा डेवलपमेंट है, आप इतिहास में जाइए कि जब अशोक का काल था, सम्राट अशोक का शासन, उस टाइम पे बहुत दुआ करते थे, जो आज के दलित हो, आज के जाटव भाग, वाल्मीकि, सारे बहुत दुआ करते थे। लेकिन जब सम्राट अशोक का शासन, हमारे देश की पहचान अखंड भारत से होती थी, पूरी दुनिया में हमारे देश का दबदबा। हमारा देश मतलब भारत से निकल के बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कंधार, अफगानिस्तान, इराक, ईरान तक फैला हुआ था। हमारे देश का सिक्का चलता, हमारे देश की पहचान, क्योंकि सम्राट अशोक का शासन था। अब सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के विचारों पे देश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया। हमारे देश में जब सोने की चिड़िया भारत होता था, तब वो अशोक का काल था, तब अशोक का काल। लेकिन जब एक व्यवस्था के द्वारा, सिंहमुद्र के, शिवमित्र शर्मा के द्वारा इस व्यवस्था को तोड़ दिया गया और सारे संसाधनों पे कब्जा कर दिया। और मेनली देखिए किसी भी समाज की अगर तरक्की करनी है,
किसी परिवार का डेवलपमेंट करना है, किसी देश का डेवलपमेंट करना है, किसी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, सबसे पहले उसका एजुकेशन सिस्टम उसका ठीक होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इन लोग दलितों का एजुकेशन सिस्टम क्रैश किया और उसके संसाधनों पर कब्जा कर, तो वो एक तरह का निर्बल हो गया, एक गुलाम की श्रेणी में आ गया। उसके बावजूद भी जो उन्होंने इतिहास बनाया, उस मनोव्यवस्था के बाद जो जो एक ब्राह्मणवादी सोच थी, जो मनु का संविधान लागू हुआ था 2-3 हजार साल तक। देखिए, आपने 1818 देखा, 1818 का युद्ध कोई बुरा नहीं, भीमा कोडी का क्या था, वह पेशवा ब्राह्मण राजा था, पेशवा द्वितीय पेशवा ब्राह्मण था होने के अंदर, और बहुत ताकतवर था। हम कह सकते हैं भारत में उससे ज्यादा ताकतवर राजा ब्राह्मण राजा कोई था ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दलित कमजोर था, दलित कमजोर नहीं था, उसके संसाधन सारे छीन लिए गए, एजुकेशन का, उसके खेत खलियान का, सब कुछ, उसकी मनी का, पावर का, सब हनन कर लिया। लेकिन जैसे ही उसके पावर आई, उसे मौका मिला 1818, 31 दिसंबर 1818 की रात, भीमा कोरेगांव का युद्ध, जैसे ही अंग्रेजों ने वहां रेजिमेंट बनाई, एक टुकड़ी बनाई और उसका प्रतिनिधित्व एक महार को सौंपा, और उस 667 लोग उसमें रेजिमेंट में थे, और एक तरफ 25,000 की क्षमता थी पेशवा, और उसमें 500 बहार थे। और जिस तरीके से 500 बहारों ने अपनी मटकी की लड़ाई, तो उनके गले में मटकी होती थी, पीछे झाड़ू होता था, गुलाम बना रखा था, जिस तरीके से उन्होंने उसका रिवेंज लिया, उस आजादी, बेड़िया तोड़ने, गुलामी की बेड़िया तोड़ने के लिए युद्ध लड़ा, और ये युद्ध पूरी दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध जाना जाता है। 31 दिसंबर की रात को वो युद्ध होता है, और 1 जनवरी जब सूरज निकलता भीमा कोरेगांव नदी के किनारे, तो वो पेशवाओं के लिए एक हार होती है, और पेशवा वहां दलितों से भावों से हार जाते हैं, और 500 बहारों ने वहां पे एक मजबूत ब्राह्मण का हरा दिया, और वहां पे अपनी आजादी का एक बिल्कुल, वहां से हमारा इतिहास जन्म होता है। ये इतिहास हमारा कैसा था, मटकी खत्म हो गई, गुलामी खत्म हो गई, गुलामी के सारे रास्ते बंद। उसके बाद में फिर युद्ध होता है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ दुनिया में, और जापान बड़ा ताकतवर देश था, बहुत ताकतवर देश था, और जब बर्मा में हमारी सेना गई, अंग्रेजों ने उस टाइम पे जब चमार रेजिमेंट था, तो चमार रेजिमेंट उसको बनाया, और जब देखा कि चमार बहुत बलशाली है, बहुत ताकतवर है और दिमाग वाले, उनको मौका दिया कि जाइए जापान की सेना से लड़िए। हमारे लोग बर्मा में जापान की सेना से लड़े, चमार रेजिमेंट लड़ी, और चमार रेजिमेंट ने जापान की सेना को हरा दिया, दाग खट्टे पूरी तरह से। दुनिया को मालूम है इतिहास चमार रेजिमेंट का, वो भी दलित ही थे, लेकिन जब जब मौका मिला दलितों को, चमारों को, उन्होंने प्रूव करके दिखाया वो ना दुर्बल है, ना निर्बल है, न शिक्षित है, न कमजोर है, न स्वाभिमान, साथ में। लेकिन उसके बाद युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को ऐसा लगा कि जो चमार रेजिमेंट है ये जापान की सेना को हरा सकती है, तो शायद कभी हमारा भी, हमसे विद्रोह न करे। उन्होंने उसको चमार रेजिमेंट बंद, खत्म, वहां रेजिमेंट भी बंद कर दी, तो फिर वो भी डर था कि कहीं ये हमारे खिलाफ ही खड़े। उसके बाद में आपने देखा होगा आजादी का मोहन, देश में एक आजादी की लहर होती है। 1857 में आजादी की पहली क्रांति मेरठ से स्टार्ट होती है, वहां भी यही है। आपने आपके इतिहास में पढ़ाया गया लोगों को कि मंगल पांडे पहला क्रांतिकारी इस देश में पैदा हुआ,
जिसने अंग्रेजों का विद्रोह किया, ऐसा कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जब जाएंगे मेरठ की धरती पे, तो वहां पे जो पहला बिगुल जो आजादी का फूका, वो मतादीन भंगी जो दलित थे उन्होंने फूका। और वो जो काम करते थे, अंग्रेजों की सेना में दोनों थे, मंगल पांडे भी थे। मंगल पांडे जी को कभी विद्रोह का ध्यान नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से मतादीन भंगी वहाँ कारतूस बनाने का काम और सफाई कर्मी भी थे, तो उस टाइम पे जो गाय कारतूस होता था, उस कारतूस पे गाय और शुअर की चर्बी लगी होती, ये काम मतादीन भंगी का होता। लेकिन जो हिंदू थे उनको गाय की चर्बी वाले दिए जाते थे, और जो मुस्लिम थे उसको सुअर की चर्बी वाले दिए जाते थे। इतिहास में दर्ज है। लेकिन जब मतादीन भंगी कार मंगल पांडे का एक विवाद हुआ, अगर मंडल और मंगल पांडे ने अपनी जातिवादी एक भावना से मतादीन भंगी को एक कहा, तो उस टाइम पे मतादीन भंगी ने कहा कि आप मुझसे तो नफरत कर सकते हो, लेकिन जो कारतूस आप लगा रहे हो ना, इस कारतूस पे गाय की चर्बी लगी। तो वो बात जो है पूरी, जो वहां पे एक टुकड़ी थी, जो पूरी सेना थी जिसमें हिंदू मुस्लिम काम करते थे, बात की तरह फैल गई। और अंग्रेजों को ये मालूम चला कि इस मतादीन भंगी की वजह से इसने विद्रोह कर दिया है सेना में, और हिंदू मुस्लिम जो है उसमें विद्रोह हो गया। तो तब मतादीन भंगी और मंगल पांडे भी, मंगल पांडे उस टाइम पे एक उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन मतादीन भंगी ने पहले अलग लड़ाई, और मतादीन भंगी फांसी की सजा, ये जुर्म है। अंग्रेजों को ये लगा कि मतादीन भंगी ने हमारी सेना में फूट डाल, राज खोल, ये बता के मंगल पांडे, तो मतादीन भंगी जैसे क्रांतिकारी रहे, लेकिन इतिहास में आपको नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो दलित है। अब उसके बाद आइए, उसके बाद उसके बाद जो भारत आता है, जब आजादी की लड़ाई लड़ा, इस आजादी की लड़ाई लड़ा, तो आप देखिए शहीद उधम सिंह कौन थे। उधम सिंह वो थे जिनके फादर जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, जनरल डायर। वो जनरल डायर जो हिंदुस्तानियों को एक बहुत ही नीच समझता, और जिसने वहां पे 10,000 लोगों का मर्डर किया, जनरल डायर के ऑर्डर से। लेकिन शहीद उधम सिंह एक दलित परिवार से, उन्होंने कसम खाई कि मैं उस अंग्रेज से बदला लूंगा। और वो अपनी जवानी में 21-22 साल इंग्लैंड में, और जनरल डायर को हमारी सभा में उसके घर पे जाके उसको गोली से मारा, और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ा। ये इतिहास है दलितों का। अब आजाद होता है भारत, भारत आजाद होता है, आजादी के बाद में दलितों का इतिहास है वो बड़ा चौपन है। बाबा साहब ने, जब बाबा साहब को मौका मिला एजुकेशन में, अब हम एजुकेशन में आते हैं, एजुकेशन में जिस तरीके से बाबा साहब को मौका मिला, बाबा साहब ने दिखा दिया कि मैं दलित हूँ, महार हूँ, मुझसे बड़ा एजुकेशन में विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। 32 डिग्रियां बाबा साहब ने, 2 बार PhD की, TSC की, डॉक्टर ऑफ साइंस, जो 7 साल में 5 साल में थी, बाबा साहब ने 1 साल में करके दिखाया। बाबा साहब ने 1 साल में, इंडिया में 2 ही लोग हैं जो कर पाए उसके लिए, एक KR नारायण और उसके बाद कोई नहीं करता। तो बाबा साहब को जब मौका मिला, उन्होंने सुंदर संविधान की रचना की, जिससे पूरा देश, हमारा भारत पूरा आकार में, पूरा सब संसाधन है, सारा सिस्टम चेंज कर दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने RBI की स्थापना की, बाबा साहब ने दारू पीस की प्रॉब्लम की, उन्होंने लिखा। बाबा साहब ने सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा मिला दुनिया से उनको। तो जो बाबा साहब हमारे इतने विद्वान दुनिया में हुए, वो भी दलित थे, वो भी दलित थे, उन्होंने संविधान लिखा। और और पूरा एक बेड़िया तो, जो समाज, जो माइनॉरिटी, जो SC ST था, जो तुम्हारा जो दलित समाज था, जो आपका जो महिलाएं थी जिनको कोई भी अधिकार नहीं था,
और उसी टाइम पे एक राजनीति, जब देश आजाद हुआ तो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब हम राजनीति में आते हैं, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत बड़ा, जो डेवलपमेंट उस टाइम पे, तो अंग्रेज कुछ छोड़ के नहीं गए देश में। हमारा देश पूरा एक लूट पिट के ले गए थे वो। पहले मुगल ले गए, उसके बाद अंग्रेज ले गए। लेकिन जब देश का एक विकास हुआ और उसमें देखा कि एक प्रतिभाशाली लीडर बाबूजी जगजीवन राम इस देश में, इस कांग्रेस में, और जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली 1946 में, पहली बार वो मंत्री बने, श्रम मंत्रालय उनको मिला, संचार मंत्रालय उनको मिला, उस पूरे देश में संचार का उन्होंने टेलीकॉम का काम किया, पूरा देश में काम किया, श्रम में लेबरों का पूरा एक ढांचा चेंज कर दिया, इसको काबिल। उसके बाद में उनको मंत्रालय मिलता है, कृषि मंत्रालय मिलता है, टॉप क्लास के दो दो बार कृषि खाद्य मंत्रालय उनको, पूरे देश की कायाकल्प कर दी उन्होंने कृषि। रक्षा मंत्रालय उनको मिलता है। उसके बाद जब वो रक्षा मंत्री थे, हमारा पाकिस्तान से 1971 में युद्ध हुआ और बाबूजी ने जिस तरीके से उस युद्ध को जीता और पाकिस्तान के दो टुकड़े, सैल्यूट है उनकी प्रतिभा को। राजनीति के सबसे बड़े गुरु थे बाबूजी जी। उनके बाद में उनको उसमें डाल दिया गया रेलवे मंत्रालय। रेल की आज क्या दिशा है, जब रेल पूरे भारत में उन्होंने एक डेवलपमेंट कर दिया, एक रेल की क्रांति लाई जगजीवन राम थे ये। उसके बाद उन्हें और मंत्रालय मिले, जितने मंत्रालय, मतलब 31 साल तक वो मंत्रालय संभालते थे, और जिस जिस मंत्रालय में गए, डबल कई कई बार उनको मंत्रालय मिले, जिस तरीके से उनको मंत्रालय मिले और उन्होंने काम किया, पूरे देश का विकास। ये कितना महान इंसान थे, कितनी दूरदर्शी थी हमारे बाबू। तो मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद में 77 में उनका, फिर वो ठीक है, एक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए जातिवाद की वजह से। आप पूरी दुनिया जानती है कि बेटी को पीएम का उनको नाम दिया गया, और ये भी पता कि क्यों नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी थी, क्योंकि वो ब्राह्मण थी। उनको पता था अगर बाबूजी किसी वजह से सीपीएम बन गए तो ये 30-32 साल से पहले हटेंगे नहीं, क्योंकि जो जो माइंड इनके पास, आइकॉन इनके पास है, जो टैलेंट इनके पास है देश को चलाने का, वो किसी और के पास नहीं है। तो ये डर की वजह, देखिए डर, दलित से डर, जगजीवन राम जी से डर, बाबा साहब से। उसके बाद में उसके बाद में फिर राजनीति, काशीराम जी आ गए। काशीराम जी ने तो पूरा राजनीति, देश की राजनीति सिस्टम ही खत्म कर दिया कि जो जो लोग ये समझते थे, जो ब्राह्मण लोग कि मेरे बगैर तो इस देश में कुछ होगा ही नहीं, चाहे वो बीजेपी चाहे वो कांग्रेस, क्योंकि दोनों में तो ब्राह्मण और इन्हीं का सिक्का था। सारे मंत्री सब यही होते थे, सारे चीफ मिनिस्टर यही होते थे, इन्हीं का। लेकिन जिस तरीके से काशीराम जी ने अपना टैलेंट दिखाया और यूपी में एक खड़ा किया पूरे तंत्र को, सिस्टम को खड़ा किया, लोगों को चलाया, लोगों को बताया दुनिया का एक आदमी साइकिल से चल के, जिसके पास कोई साधन नहीं था, कोई संसाधन नहीं, लेकिन अपने विचार, दिमाग से चल के जो उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनीति का की। और बहन कुमारी मायावती जी पहली बार एक दलित सी, पहली बार देश में, वो भी मजबूत राज्य की, बहुत एक बड़ा राज्य है, उस राज्य की 4 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो राजनीति का तो काशीराम जी का कोई जवाब नहीं, वो भी दलित बहन जी का। आज अगर किसी से आप यूपी में जाके पूछिए तो आप लोग याद करते हैं, क्योंकि तो जिस तरीके से राजनीति यूपी में हो रही, बाबुल जी की गाय के नाम पे, मंत्री के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, बुलडोजर के नाम पे, ठीक है, और वह जिस तरीके से महिलाओं के साथ में चुनाव की वालों का, याद कीजिए बहन जी का सबसे, अपने आप ही याद कर लेंगे क्या किया बहन जी, वो भी दलित। अब उसके बाद में आप आ जाइए, एक महान राष्ट्रपति देश को दिया समाज, KR नारायण, महान, कितने देशों के राजनीति ने, कितने मंत्रालय चुने, और राजनीति में
इंदिरा गांधी जैसी एक मजबूत, वो रिक्वेस्ट करती है उनसे कि आप आइए राजनीति में, और राजनीति में आते हैं, और राजनीति में आने के बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। पहला दलित राष्ट्रपति, काबिलियत के दम पे, टैलेंट था, टैलेंट के आगे सब कुछ था। उसके बाद में आज प्रेजेंट टाइम में भी देखा जाए तो आज भी द्रौपदी मुर्मू कौन है, क्यों चुना है बीजेपी ने, किसी और को क्यों नहीं लाया? काबिलियत है, टैलेंट है, मजबूर कर दिया। रामनाथ कोविंद भी आए, मजबूर कर दिया, टैलेंट है और अच्छा करके। तो ये जो टैलेंट है ना, ये जो ये राजनीति के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और आजादी के आंदोलन में, और ग्रेट जो युद्ध लड़ाई, और अब अगर मेडिकल में आए हैं, मेडिकल में आए तो मैं बता दूं मेडिकल क्षेत्र में बड़ी क्रांति की, बहुत बड़ी क्रांति। याद कीजिए, हमारे देश की एक मंत्री थी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, जब उनकी किडनी खराब, तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे विदेश में नहीं जाना, मेरे देश में एक ऐसा टैलेंट डॉक्टर है, ऐसा महान डॉक्टर है, जो किडनी का जनक है, मैं उससे ऑपरेशन कराऊंगी। और आपको ताज्जुब होगा नाम सुन के, मुकुट मीन्स आदरणीय सर जी, महान डॉक्टर मुकुट मीन्स, जो उड़ीसा के गांव केला से, गांव का बर्थ है, जो पहला ट्रांसप्लांटेशन किडनी का उन्होंने किया, और 3500 ट्रांसप्लांटेशन वो कर चुके हैं इंडिया के, महान डॉक्टर। जिस टाइम पे उन्होंने सुषमा स्वराज जी का किडनी का ऑपरेशन किया, ट्रांसप्लांट किया, किडनी का दूसरी किडनी लगाई, 50 डॉक्टरों की टीम के चीफ थे एम्स में, दिल्ली एम्स में, और पीजीआई चंडीगढ़ से उन्होंने तो पास आउट किया था, एमबीबीएस और मास्टर। कितने अवार्ड मिले। सुषमा स्वराज जी ने खुद कहा कि देश का राष्ट्रपति होने चाहिए, इतने काबिल डॉक्टर, और वो भी रिजर्व, जो कहते हैं ना, रिजर्वेशन वालों में दिमाग नहीं होता। अभी मैं जो नाम ले रहा हूँ ना, ये सब क्रीम दिमाग वाले। मेडिकल के क्षेत्र में आज लाखों लाखों डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम, और रिकॉर्ड बना, चाहे कानून, आप कानून में देख लीजिए, जब भी मौका मिला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ भी रहे, हाई कोर्ट के भी रहे, जस्टिस कन्नन साहब टॉप केरल के हाई कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने भी अपना बाखूबी काम किया, और बहुत सारे एडवोकेट्स हैं और टीचर पढ़े पढ़े अपनी काबिलियत के दम, और एक महान मेहनत के साथ, तो आज भी लोग उसके नाम का पूरी दुनिया में शर्म। दशरथ मांझी, माउंट एवरेस्ट को उपाधि दी गई सरकार, 23-24 साल तक एक पहाड़ का मौसम, पहाड़ का, अपने गांव के, गांव के लोग जो 1500 किलोमीटर का एक रास्ता तय करते जाते थे, जिनके कितनों की मौत हो गई, रास्ते में मौत हो गई, हॉस्पिटल में। उस आदमी ने पूरी जवानी दे दी, और उसने एक पहाड़ को 24-25 साल में काट कर, और वो पूरी दुनिया में माउंटेन, अपने लिए तो कुछ नहीं किया उसने, तो चले गए। उस रास्ते पे कौन लोग चलते हैं? पूरी दुनिया के लोग चलते हैं, हर साल सलूट करने जाते हैं। कितना मेहनत का साथ। बिरसा मुंडा, आजादी की लड़ाई, अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाए, कितना नुकसान किया बिरसा मुंडा, कितना नुकसान। ये ये सारे कौन थे? ये हमारे आइकॉन। well, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि मैं, मुझे 2 घंटे लग जाएंगे बताने में, कि मैं हर क्षेत्र में जाऊंगा तो आपको एक डिटेल दूंगा पूरी, आपको लगेगा 2 घंटे लगे। हर क्षेत्र, चाहे वो फिल्मी दुनिया का क्षेत्र हो, दीवाना, कौन शुरू नहीं करता, आइकॉन, जिससे मिलने के लिए तब्दील बनाते क्षेत्र में,
स्पोर्ट के क्षेत्र में लोग काम नहीं, टॉप क्लास में 6 डबल सेंचुरी। सचिन तो आगे पीछे भी नहीं होता था, गॉर्डन ग्रीनिश से उसकी तुलना भान करके था, वो भी दलित। और ये सारी चीजें ना, देखिए क्या है, ये आज भी हमारे लोग बहुत एजुकेटेड है, आज भी एजुकेटेड। अभी आप देखिए राजनीति चल रही है, एक पार्टी देखो, अपना एक नया भी दलित है, अपनी मेहनत से आया, अपने दम पे दिखा दिया उसने, आज मजबूर है मीडिया उसके पीछे आ रहा है, आज पब्लिक उसके सुनना चाहती है। चंद्रशेखर छोटा भाई है, वो भी दलित, लेकिन अपने दम पे, अपने भीम आर्मी बनाए, संगठन बनाया, पार्टी बनाई, अपने दम पे पार्लियामेंट में बैठा हुआ। लोगों ने बहुत रोका, इसी ने बहुत रोका, लेकिन नहीं रुका। दलित कभी रुकता नहीं है, दलित की बहुत खासियत है, कभी नहीं रुकता। और काशीराम जी ने दिखाई है, और हमारे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे, बहुत लोग जो पूरा इतिहास जो भरा दलितों से भरा, तो जो इस देश में दलितों को ये कहते हैं कि ये बहुत कमजोर है, बहुत दबे हुए हैं, इनको तो यही रहता है, ऐसे ही रहना नहीं, अपना इतिहास जानना। जैसे आज मूवी आई, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं पहले भी मूवी का बता चुका हूँ, एक फिर बता रहा हूँ। अभी देखिए थंगलान मूवी आई, कौन है थंगलान मूवी का डायरेक्टर? पी रंजन, अम्बेडकरवादी, बुद्ध को मानने वाला, पेरियार को मानने वाला। और जिस तरीके से उन्होंने 1850 का इतिहास दिखाया आदिवासियों का, नागवंशियों का, जो भगवान बुद्ध के उपासक थे उस टाइम पे, डर गया उस समय में, एक्सपोज हो गया, फिल्में नहीं लग गया, क्योंकि उस फिल्म में दिखाया जो कितना बहादुर है थंगलान, उसके जो जाति के जो लोग हैं, नागवंशी आदिवासी जो कितने बहादुर है, किस तरीके से सोने की खान पे वो काम करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, स्वाभिमान क्या होता है, अंग्रेज भी इसको सलूट कर रहा है। तो ये क्या है, क्या है, ये इतिहास ही तो है हमारा, दलितों का इतिहास ही तो है। और अभी देश में तीन डाबी को कौन नहीं जानता, जनरल सीट पे, वो कहते हैं ना रिजर्वेशन के, जनरल सीट पे टॉप आईएएस, टॉप यूपीएससी, तीन डाबी, कौन भूलेगा। और एक बेटी वो अभी जो गई है हमारी मध्य प्रदेश से यूएनओ में, वाल्मीकि समाज की बेटी है हमारी देश में, झंडे गाड़ा रखे यूएनओ में, भारत सरकार का पक्ष रखती है, यह भी बोलती है। तो जब मौका ही नहीं दो, जब आपने मौका ही नहीं दिया, प्रतिभा कैसे आए? जब जब इस देश में दलित को किसी भी क्षेत्र में मौका मिला, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे किसान का, फार्मर का क्षेत्र हो, उसने अपने आप को साबित प्रूव किया है। तो किसी ने ग्रेट बात, ग्रेट ने, तो भारत का एक महान आदमी, तो हमारी तुलना हम ब्राह्मण से कर सकते हैं आराम से, क्योंकि एक तरफ ब्राह्मण है और जीनियस है, कोई शक नहीं, क्योंकि एजुकेशन जिसके पास होती है, संसाधन उसी के पास होता है, ब्रेन होता है। और जिस तरीके से दिमाग, ब्रेन हमारे लोगों के पास आया, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई दोहरा नहीं। जैसे आज आपने देखा शैलेंद्र चौधरी का भी चल रहा है हरियाणा में इलेक्शन, क्यों डर गई सरकार से, क्यों डर गई? सर डर गई है, अगर कहीं ना कहीं ये सीएम बना दिया ना इसको, ये मायावती की तरह काम करेगी, बहन जी, तो दोबारा कोई सीएम क्या है, ये मौका ही नहीं दो, जब मौका ही नहीं दोगे तो कैसे प्रूव करेंगे? जब जब देश में दलित को मौका मिला, दलित न कमजोर है, न मजबूर है, और न वीक है, न दलित, दलित महान है। और ये महानता हर जाति में हो सकती है, अगर वो अपना इतिहास देखे। मैं ये नहीं कह रहा,
देखिए मैं तो बौद्धिस्ट हूँ, लेकिन दलित जाति में पैदा हुआ, तो मुझे अपना इतिहास जानने का पूरा हक है। अगर मैं अपना इतिहास नहीं जानूंगा तो मैं फिर कैसे लोगों को बताऊँ, मैं कैसे उसका अभिमान से जी पाऊँ। तो जितनी भी देश में है, अगर वो अपना इतिहास जाने, कहीं ना कहीं शोरगुल वहाँ पे विद्वान पैदा। रविदास भी हमारे हमारे रविदास, देखिए अगर संत की भाषा में बोला जाए तो रविदास भी दलित, टॉप क्लास में सब कुछ झुकाया रविदास ने, और उनके विचार आज भी जिंदा है, सदियों तक जिंदा रहेंगे। कबीरदास दलित थे। जब तक सृष्टि रहेगी कबीरदास के विचार मरेंगे, खत्म हो, सदियों सदियों तक गूंजते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफिलवाद किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी एक फैसला थी उसके खिलाफ। मेरी जितने भी व्यूअर्स हैं असेंबलीज के, अपने समाज के, मेरी उनसे अपील है कि अपने आप का जो स्वाभिमान है, जो इतिहास है, उसको ठीक से तो प्रेजेंटेशन की। आप ना पहले कमजोर थे, ना आज कमजोर है, ना आगे कमजोर हो। आप हमेशा ऊपर थे, ऊपर हो, ऊपर रहोगे। लेकिन हमें संविधान के रास्ते, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते, प्यार के रास्ते, सावित्रीबाई फुले के बताए रास्ते पे हमें इसी पे चलना। ज्योतिबा फुले जो एक महान महान राष्ट्रपिता थे, उन्होंने दिया। सावित्रीबाई फुले शिक्षा की जनक, जिन्होंने स्त्रियों के लिए पहला स्कूल। तो हमारे लोग तो बहुत ही तार्किक, बहुत महान लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कहीं भी अपने आप को कट आउट नहीं करना है। आप बहुत महान हो। हमारी तुलना ब्राह्मण से आसानी से हो सकती है, जैसे मैंने किया ऐसे ही आप कर सकते। एक एक पॉइंट रखिए, हम हर क्षेत्र में ऊपर हैं। हमारे पास इंजीनियर की कमी नहीं है, साइंटिस्टों की कमी नहीं है, डॉक्टर बहुत हैं, टीचर बहुत हैं, रेलवे में अधिकारी बहुत हैं। अभी प्रेजेंट में रेलवे का जो चीफ है वो आपका दलित है, ये भी है। तो एक बार फिर से जितने भी व्यूअर्स हैं असेंबली के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।